नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। सभी प्यारे बस साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ और क्लास को कर रहे हैं हम शुरू। ठीक है। आज तुम्हें थोड़ी सी ना आवाज़ मेरी कम लगेगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ढीली सी हो रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सा कुछ हो रहा है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और अ, मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मुझे। ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा एनर्जी कम लगेगी, तो आपको शुरू में ही मैं बता रही हूँ कि आज थोड़ी एनर्जी कम लगेगी मेरी, तो आप लोग मेंशन मत कीजिएगा इस बात को। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करके चलिएगा क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ना खराब सी है। अभी पैरासीटामोल दवाई लेकर ही आपकी क्लास लेने के लिए आई हूँ। बाकी उससे पहले तो तबीयत बिल्कुल ही खराब थी, प्रैक्टिस सेट चल रहा था उस दौरान, तो इतनी ज़्यादा तबीयत। बीच में मैंने प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कराने थे, 20 ही कराए थे, बहुत मुश्किल से छोड़ दिया फिर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उल्टी होगी और पेट में मतलब बहुत ऐसा हो गया था, सफोकेशन टाइप सी। और तभी से दिक्कत खराब है, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मतलब बोलते हैं ना हडकल सी हो जाना, वैसी हो रही है। मैंने पैरासीटामोल लेकर थोड़ा आराम करा और अब आपकी क्लास लेने आई हूँ, तो एनर्जी हल्की सी कम लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको पढ़ना है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, तो पढ़ो प्यारे बच्चे। आ जाओ, समझते हैं चीज़ों को। तो हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करी थी, है ना। कार्बोहाइड्रेट, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये प्यारे बच्चों हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, है ना। तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। और गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और आज ना मेरे साथ एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि सुबह जो है पूरे घर में तो लाइट आ रही है, जो एसी है मतलब एसी के अंदर पता नहीं कुछ फॉल्ट हो गया। और मैं सुबह से इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर रही हूँ, इलेक्ट्रीशियन सारे बिजी हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, क्योंकि कुछ लाइट्स की हीट, कुछ इस बोर्ड की हीट, तो हो सकता है कि मुझे उस वजह से ज़्यादा सफोकेशन टाइप कुछ हो रहा है। तो दिक्कत इसलिए बन रही है शायद आज। तो देखते हैं अब कब तक मैं क्लास ले पाती हूँ। अगर बीच में लगा कि कुछ दिक्कत मुझे लग रही है तो फिर छोड़ दूंगी क्लास। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इलेक्ट्रीशियन ने बोला है कि मैं शाम को 7 या 6 बजे के आसपास ही आ पाऊंगा, क्योंकि जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहां से तभी फ्री हो पाएंगे। तो क्लास तो करानी थी, इसीलिए क्लास करनी है। ठीक है, आ जाओ। आगे बात करेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तुरंत ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कह सकते हैं? तो शुगर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, शर्करा के अणु भी कहते हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हमने पिछली क्लास में मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर ली थी। जो मोनोसेकेराइड है ये शर्करा के एक ही अणु से बने होते हैं और इनका स्वाद मीठा होता है, और पानी में अगर इन्हें घोलें तो ये पानी में घुल जाते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या होते थे? तो इनके एग्जाम्पल थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। साथ में डीएनए और आरएनए भी मोनोसेकेराइड के ही एग्जाम्पल थे। और प्यारे बच्चे जो ये ग्लूकोज होता है इसको हम रुधिर शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शुगर। और फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है, शुक्राणुओं में पाई जाती है और सबसे मीठी शर्करा है प्राकृतिक रूप से। और गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्क की शर्करा। ठीक है, इतना कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप चल रहे थे, तो दूसरा टाइप है डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, ठीक है। तो अब लिखेंगे डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप है डाइसेकेराइड। अच्छा मैम, जैसे आपने पढ़ाया था मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में शर्करा के एक अणु होते थे, इनमें शर्करा के कितने अणु होते हैं? तो सबसे पहले ये याद रखो कि इनका एक और नाम है, इनको ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओलिगोसेकेराइड भी इनको कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। तो इनको हम लोग ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड। तो इन्हीं का दूसरा नाम होता है ओलिगोसेकेराइड।
मैम कब इनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं और कब इनको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब इनमें शर्करा के 2 अणु हो, केवल 2 अणु हो, उनको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? 2। और जब 2 से ज्यादा अणु हो तो तब इनको हम ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हो ये शर्करा के 2 से 10 अणु हैं। तो कम से कम इनमें 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 अणु हो सकते हैं शर्करा के। तो जहां पर भी शर्करा के 2 से 10 अणु मिले उनको कहा जाता है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ये शर्करा के कितने अणु हैं? ये शर्करा के 2 से 10 अणु होते हैं। तो बात समझ में आ गई? कभी भी पूछे मोनोसैकेराइड शर्करा के कितने अणु से बने हैं, तो 1 अणु से। कभी भी पूछे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड शर्करा के कितने अणुओं से बने हैं, तो बताएंगे 2 से 10 अणु से। तो लिख सकते हो दीज आर 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ये 2 से 10 मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है, ऑफ शुगर। आगे बात करें तो मैम अच्छा इनके बारे में एक और बात आपको याद रखनी है। जब इनका निर्माण होता है ना डाइसैकेराइड का, तो मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से ही ये बनते हैं। यानी कि एक मोनोसैकेराइड ये है, एक मोनोसैकेराइड ये है, दोनों जुड़ गए तो बन गए भाई डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड कब बनते हैं? जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनका निर्माण किससे होता है? मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? जुड़ने से बनते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, ज्वाइनिंग ऑफ, लिख सकते हो ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो निर्माण किसका होगा? आप बताएंगे, निर्माण होगा फिर डाइसैकेराइड का। तो 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं ये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भाई मोनोसैकेराइड को जब आप टेस्ट करोगे तो कैसे होते हैं, बताओ जल्दी से। जब आप मोनोसैकेराइड को टेस्ट करते हो तो मोनोसैकेराइड का स्वाद कैसा लगता है आप लोगों को? जल्दी बताएं। मोनोसैकेराइड का, हाँ सेल को नहीं होगा बेटा, ये तो है थोड़ा सा ये रह रहा है, फिर सेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा आज इस रूम का एसी खराब हो गया है। सुबह उसमें पता नहीं कुछ फॉल्ट हो गया, लाइट नहीं आ रही है एसी में। अब गर्मी बहुत है, कुछ ये कमरा बहुत ज्यादा हीट करता है। क्यों हीट करता है? बोर्ड भी हीट फेंकता है, लाइट्स भी हीट फेंकती हैं, पूरा इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, ये हीट करता है पूरा। अब हीट इतनी करता है, तो मैं दिख रहा है लगातार मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ इस वक्त। और हैंग की मैंने पसीने पूछने के लिए रख रखा है, ये जो रख रखा है, तो उसकी वजह से मुझे गर्मी से ऐसा लगा जैसे वॉमिटिंग होने वाली है और पेट में बहुत तेज दर्द, तो इसीलिए चक्कर आ गए पूरी तरीके से। तो तभी से मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, और मतलब तुम कह सकते हो गर्मी का स्ट्रोक हो गया मुझे, इस ये हुआ बस। ठीक है, हाँ स्वीट होते हैं, देखो बच्चे बोल रहे हैं। अब ये भी तो मोनोसैकेराइड से ही बने हैं भाई। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो डाइसैकेराइड भी तो किससे बने हुए हैं? मोनोसैकेराइड से ही तो बने हैं। तो इनका भी टेस्ट कभी भी पूछे आप लोगों को तो भाई ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। इनका भी स्वाद कभी पूछे तो बताना मीठे। ये भी स्वाद में कैसे होंगे भाई? मीठे। ठीक है, सेम मोनोसैकेराइड की तरह। अब मोनोसैकेराइड को जब आप पानी में डालते थे तो वो पानी में घुल जाते थे, वैसे ये भी अगर जल में डालोगे तो ये भी जल में घुलनशील होंगे। ये भी पानी में क्या होंगे? घुलनशील। यानी ये भी पानी में डालोगे तो ये भी घुल जाएंगे, सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो सेम इनकी प्रॉपर्टी मोनोसैकेराइड के जैसी होती है। अब बात आती है एग्जाम्पल की कि मैम डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन से डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो भाई डाइसैकेराइड के उदाहरण की बात चलेगी तो यहीं से प्रश्न बनेगा। आ जाओ उदाहरण की बात करते हैं अब हम लोग। तो जब भी आप लोग एग्जाम्पल पढ़ोगे डाइसैकेराइड के, तो डाइसैकेराइड के अंदर आते हैं, पहले नंबर पर आएगा सुक्रोज।
पेपर में बहुत आता है कि सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज जो होता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। और कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये। हम डाइसेकेराइड ही तो पढ़ रहे हैं। तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? पहला सुक्रोज प्यारे बच्चे। अच्छा, जो सुक्रोज होता है ना, इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर यानी कि जो आप चीनी खाते हो ना घरों में, जो आप चाय में चीनी डालते हो, दूध में चीनी डालते हो, वो यही है सुक्रोज। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली जो चीनी है वो क्या है। तो घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी को ही हम सुक्रोज बोलते हैं बेटा। तो सुक्रोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? डाइसेकेराइड है। और इसका एग्जाम्पल तो बताओगे चीनी। घर में खाई जाने वाली चीनी को कहते हैं टेबल शुगर। अब प्यारे बच्चे, पहला नाम तो इसका टेबल शुगर हो गया। दूसरा इसी को कहते हैं केन शुगर। केन शुगर भी इसी को कहते हैं, गन्ने की शर्करा। आपको पता है ना कि चीनी गन्ने से बनती है, तो भाई ये गन्ने में भी पाया जाता है। तो कभी भी पूछे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो गन्ने में पाया जाता है, तो बताएंगे सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज गन्ने की शर्करा भी कही जाती है। अब ये सुक्रोज बेटा दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। मैंने अभी अभी लिखवाया था ना कि जब भी डाइसेकेराइड का निर्माण होगा तो दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे। एक मोनोसेकेराइड ये, एक मोनोसेकेराइड ये, दोनों आपस में जुड़ गए, बन गया सुक्रोज। तो आपको पूछेगा कि ये जो सुक्रोज है इसमें कौन कौन से मोनोसेकेराइड जुड़ रहे हैं। तो सुक्रोज का जब निर्माण हुआ तो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर ग्लूकोज का जुड़ गया आकर। किसका जुड़ गया भाई? ग्लूकोज का। और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर जुड़ गया प्यारे बच्चे, आप बताओगे फ्रक्टोज का। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर जुड़ गया फ्रक्टोज का। ठीक है, तो जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो आप बताओगे वो डाइसेकेराइड सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज जब हमें बनानी है तो एक अणु तो ग्लूकोज का उठाकर लाना पड़ेगा, एक अणु फ्रक्टोज का उठाकर लाना पड़ेगा, और दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर बनेगी प्यारे बच्चे सुक्रोज। समझ में आ गई बातें? बताओ जल्दी से, बोलो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो इतने पॉइंट सुक्रोज से याद करने हैं। आओ भाई दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे माल्टोज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है माल्टोज। दूसरा एग्जाम्पल है भाई माल्टोज। कभी भी पूछे कि माल्टोज क्या है तो एक डाइसेकेराइड है। अच्छा मैम, माल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो आप कहोगे इसको हम कहते हैं अनाजों की शर्करा। इसको कहा जाता है अनाजों की शर्करा। ये प्यारे बच्चे अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, दाल चावल मतलब गेहूं मक्का चावल उन सब में होता है ये। अनाजों की शर्करा कहते हैं इसको प्यारे बच्चे। ठीक है, इसको कहा जाता है सीरियल्स शुगर। इसको कहते हैं सीरियल्स शुगर, यानी अनाजों की शर्करा। यानी कि आप जितने भी अनाज खाते हो उसके अंदर पाई जाती है ये माल्टोज। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैम माल्टोज जो होता है ये भी एक तरीके का डाइसेकेराइड है। जैसे सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बना है, वैसे ये भी तो दो चीजों से मिलकर बना होगा, क्योंकि आपने कहा था कि डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड देखने को मिलेंगे? तो भाई जब इसका निर्माण होगा तो एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर फिर से ग्लूकोज का ही मिलेगा। यहाँ भी था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहाँ भी है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना वो भी ग्लूकोज का ही होगा। यानी कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ये ग्लूकोज आपस में दोनों जुड़ गए, तो किसका निर्माण होगा? बन जाएगा माल्टोज। ठीक है, तो बन जाएगा प्यारे बच्चे माल्टोज। क्लियर? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। प्यारे बच्चे अब तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। चलो भैया देखो फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि जो डाई ये होते हैं डाइसेकेराइड, ये शर्करा के कितने अणुओं से बने हैं? तो इनके अंदर शर्करा के 2 से 10 अणु हैं टोटल। ठीक है मैम, ये और इनका निर्माण कैसे होता है? तो ये अकेले अपना निर्माण नहीं करते, इनके अंदर आपको दो मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे, और वो दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे? मोनोसेकेराइड के। यानी जब मोनोसेकेराइड जुड़ जाएंगे तो बनेगा डाइसेकेराइड।
ठीक है, अब वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल डाइसैकेराइड का क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज जब बनेगा जब आप एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का आपस में चिपका दोगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब भी आपस में जुड़ेंगे वो सुक्रोज का निर्माण करेंगे। क्या है सुक्रोज, एक डाइसैकेराइड। यही तुम्हारी चीनी है जो तुम घरों में चीनी खाते हो, यही है वो सुक्रोज। और इसी को गन्ने की शुगर भी कहते हैं, केन शुगर, क्योंकि चीनी गन्ने से ही बनती है। फिर हमने दूसरी बात करी माल्टोज की, तो माल्टोज अनाजों में पाई जाती है, अनाज जो होते हैं, ठीक है। और ये भी एक तरीके का डाइसैकेराइड है। तो इसके अंदर कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड है, तो दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। यानी जब दो ग्लूकोज को आपस में चिपका दोगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इनको चिपका दिया तो बन जाएगा माल्टोज, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा एग्जाम्पल, इसी का तीसरा एग्जाम्पल। इसका तीसरा एग्जाम्पल है भाई लैक्टोज। क्या है प्यारे बच्चे, लैक्टोज। ये पेपर में आता है लैक्टोज। तो ये लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो कहीं भी लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, ऐसे नाम मिले ना तो समझना दूध के बारे में बात हो रही है। तो ये है प्यारे बच्चे दूध की शर्करा, ये है दूध की शर्करा। और जो दूध मीठा होता है ना, आप दूध को पीते हो, बिना पानी वाला दूध लेना कभी, उसको अच्छे से उबाल कर फिर ठंडा करके पीना, हल्का हल्का मीठा लगेगा, तो दूध की शुगर कहते हैं इसको, मिल्क शुगर। तो ये मिल्क में जो मीठापन होता है ना वो इसी के कारण आता है भाई। किसके कारण आता है, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज भी एक तरीके का डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो दूध की शर्करा किसे कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आया, आपने कहा लैक्टोज को कहते हैं। क्या है लैक्टोज, एक डाइसैकेराइड है। अच्छा डाइसैकेराइड है तो कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड है इसके अंदर, तो आप कहोगे इसका निर्माण भी दो मोनोसैकेराइड से हुआ है। कौन कौन से, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर भी ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज तो भैया सभी में मिलेगा। और दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर आपका गैलेक्टोज, दूसरा मॉलिक्यूल है गैलेक्टोज। तो जब एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो निर्माण होता है किसका प्यारे बच्चे, निर्माण होगा लैक्टोज का। तो पेपर में आएगा कि लैक्टोज का निर्माण कैसे होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज के जुड़ने से, ग्लूकोज फ्रक्टोज के जुड़ने से, ग्लूकोज गैलेक्टोज के जुड़ने से, फ्रक्टोज फ्रक्टोज के जुड़ने से, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर बनाते हैं लैक्टोज को बेटा। ये दूध के अंदर होती है, ठीक है। हाँ, तो ये दूध की शर्करा है और दूध में जो मीठापन आता है, आप लिख सकते हो दूध के अंदर जो मीठापन आता है वो इसी के कारण आता है, स्वीटनेस ऑफ मिल्क। जो दूध में स्वीटनेस होती है ना वो इसी के कारण होती है बेटा। ये भी प्रश्न आता है कि दूध के अंदर मीठापन कौन सी शर्करा के कारण आता है, तो आप कहेंगे लैक्टोज के कारण। तो ये हो गए आप लोगों के क्या, डाइसैकेराइड भी खत्म। अब आ जाओ लास्ट वाला है पॉलीसैकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड। आ जाओ, इसके एग्जाम्पल भी बहुत आ जाते हैं पेपर में, पॉलीसैकेराइड। तो भाई पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है इसके बारे में क्या बात करनी है, तो प्यारे बच्चों ये शर्करा के बहुत सारे अणु हैं। भाई एक अणु था तो मोनोसैकेराइड, 2 से 10 थे तो डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। अब 10 से जितने ज्यादा उनको कहेंगे पॉलीसैकेराइड। तो लिखेंगे ये शर्करा के, ये शर्करा के 10 से अधिक अणु हैं। भाई 10 से अधिक है, अब ये 10 तक तो आपने कह दिया था ओलिगोसैकेराइड है, लेकिन अब 10 से अधिक, 10 से अधिक अणु है। तो इनमें शर्करा के कितने अणु होते हैं, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, पोली का मतलब बहुत सारे। तो शर्करा के 10 से अणु, 10 से अधिक अणु है। दीज आर मोर देन 10 मॉलिक्यूल, मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है, मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं बेटा। अब आगे बात करते हैं, तो क्या मैम ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं क्या, ये भी जैसे डाइसैकेराइड बने थे, नहीं ये अलग हैं। तो मैम इनका टेस्ट कैसा होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों ही मीठे लगते थे, लेकिन इनके स्वाद की बात करें तो ये होते हैं स्वादहीन।
इनका कोई स्वाद नहीं है भैया, कैसे भी नहीं लगते, टेस्ट लेस है, ठीक है, टेस्ट लेस, ना खट्टे ना मीठे ना कड़वे, कैसे भी नहीं लगते, टेस्ट लेस है, ठीक है। अब मैम इनको पानी में डाल दें तो ये पानी में घुल जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे। अभी तक वो जो दोनों पड़े थे वो पानी में घुल रहे थे, लेकिन ये पानी में अघुलनशील हैं, पानी में ऐसे ही बैठ जाएंगे लेकिन पानी में घुलेंगे नहीं, अघुलनशील हैं प्यारे बच्चे, इनसोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल हैं, ठीक है। पानी में क्या है? अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है, ठीक। अब मैम इनके एग्जाम्पल बताओ तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है भाई, अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। झूठ बोल रहा हूं तो मैम, पता नहीं क्या लिख रहा है एक बच्चा, हाँ मैम आपकी शक्ल आंखें नहीं दिख रही, बोर्ड बहुत ज्यादा डार्क है। भाई बोर्ड, मेरी आंखों से क्या लेना है तुम्हें, मेरी शक्ल नहीं दिख रही कोई बात नहीं, बोर्ड तो दिख रहा है तुम्हें, जो बोर्ड पे लिख रही हूँ वो तो दिख रहा है ना, उसे देखो। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के, उदाहरण अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल भाई? पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण की जब हम बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 1 पर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बहुत आता है एग्जाम में, सेल्यूलोज क्या है तो आप कहोगे पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा ये सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है तो आप कहोगे पादप कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। पादप जो होते हैं बेटा, पादपों की जो कोशिका है उसके चारों तरफ जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। जो आप खाते हो ना, जैसे छिलका उतारते हो सब्जियों का, तो वो सेल्यूलोज ही है बेटा। आप फलों के छिलके उतारते हो वो सेल्यूलोज ही है बेटा। तो हम फलों के छिलके उतार कर खाते हैं, सब्जियों को भी छील कर खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें है सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज हमारा शरीर पचा नहीं सकता, इसको पचाने वाले एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते, इसको जानवर पचा लेते हैं। जैसे तुमने सब्जियों के छिलके गाय को डाल दिए, गाय खा जाएगी, पचा लेगी इसको, गाय बकरी भैंस ये पचा लेते हैं, हम नहीं पचा सकते। पत्तियों में होता है सेल्यूलोज, आपको पत्ती खाने को दे दूं तो तुम्हारे पेट में पत्तियां पचेगी नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या करता है? पादप कोशिका भित्ति बनाता है, पादप कोशिका भित्ति बनाता है। पेपर में बहुत आता है कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, आप बताएंगे सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है, ये बनाता है पादपों की कोशिका भित्ति। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई? दूसरा एग्जाम्पल है काइटिन, ये बहुत आता है पेपर में, काइटिन। काइटिन क्या करता है तो काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनाता है प्यारे बच्चे, कवक, तो लिख लीजिएगा कवक की कोशिका भित्ति बनाता है। ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो कवक कोशिका भित्ति बनाता है ये, ठीक है। कवक क्या होते हैं तो प्यारे बच्चे कवक होते हैं जैसे कि मशरूम, तुमने मशरूम खाया है कभी? सांप की छतरी के जैसा जो लगता है उसको सांप की छतरी भी बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसके जैसा लगता है। तो क्या है प्यारे बच्चे, मैं मैम सर से बोलिए कि यूपीपी का री एग्जाम क्लास चालू करें, ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्कुल। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है रिशु हम तो पत्ते भी खा लेते हैं, भैया तुम तो अपवाद हो, फिर तुम तो अपवाद हो, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति बनाता है ये, सेल वॉल ऑफ फंगस। फंगस क्या होते हैं? जैसे कि प्यारे बच्चे आपने मशरूम को देखा है, वो एक कवक है, हम मशरूम खाते हैं, उसकी कोशिका भित्ति भी कवक काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है तो सबसे ज्यादा सेल्यूलोज ही मिलता है, ये सर्वाधिक पाया जाता है प्यारे बच्चे, ये सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये पाया जाता है, दूसरे नंबर पर ये पाया जाता है काइटिन।
तो काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनाता है और प्यारे बच्चे एक और काम करता है, ये कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है, कीटों का बाह्य कंकाल। अब जैसे आप देखते हो कॉकरोच को, कॉकरोच जैसा आपको दिखता है ना, उसका जो भूरा भूरा सा पार्ट है कॉकरोच का, तो कॉकरोच होता है भूरा भूरा सा दिखता है, वो काइटिन ही है बेटा। चैंटा देखते हो, चैंटा, चैंटा काला काला होता है, वो काइटिन है। तितली देखिए, तितली के पंख, वो काइटिन है। तो जितने भी इंसेक्ट है ना, मक्खी मच्छर, ये सब किससे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं। तो लिख सकते हो भाई एक्सोस्केलेटल, ये क्या करता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, जो कीट पतंग होते हैं उनका बाह्य कंकाल भी बनाता है ये भी पूछा जाता है कि कीटों का बाह्य कंकाल किस पदार्थ का बना होता है? आप कहेंगे काइटिन का। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तो इसका तीसरा एग्जाम्पल भी सुनो। तीसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे पैक्टीन, ठीक है, पैक्टीन। तीसरा एग्जाम्पल है पैक्टीन। पैक्टीन क्या है? पैक्टीन का इस्तेमाल करते हैं हम अचार और मुरब्बा बनाने में। जब कोई फल पक जाता है, जैसे कि भाई अमरूद है, वो पक जाता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। आम है, वो पक जाता है थोड़ा पिलपिला हो जाता है ना? जो भी फल आप खाते हो जब वो पक जाता है तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। तो वो जो पका हुआ भाग है ना, वो पैक्टीन ही है प्यारे बच्चे। तो ये होता है फलों का पका हुआ भाग, फलों का पका हुआ भाग, पका हुआ भाग, ठीक है, फलों का पका हुआ भाग, ठीक। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये हमें जंतुओं से बहुत कम मिलते हैं, पादपों में ज्यादा मिलते हैं। अब तक जितने एग्जाम्पल पढ़े थे वो सब ज्यादातर पादपों के ही थे, है ना? बस इसमें कीटों का बाह्य कंकाल पाया जाता है काइटिन में, बाकी सब प्लांट के अंदर ही है बेसिकली। तो ये फलों का पका हुआ भाग है, राइपन पार्ट ऑफ फ्रूट, राइपन पार्ट ऑफ फ्रूट है। और इसी भाग का हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे? मुरब्बा बनाते हैं। मुरब्बा, भाई जैसे आपको मुरब्बा बनाना है फलों का, ठीक है, तो मुरब्बा जब हम बनाएंगे, जैम और जेली जब हम बनाएंगे, जैम और जेली इसी के बनते हैं, जैम व जेली बनाने में, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं जैम और जेली बनाने में। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसका इस्तेमाल जैम और जेली बनाने में करते हैं? आप बताओगे पैक्टीन, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं जैम एंड जेली फॉर्मेशन में। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? बताओ जल्दी से। जैम और जेली फॉर्मेशन में इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, गली गली में टावर है, भावना मैम पावर है। अरे भैया पढ़ लो तुम, ठीक है, तुम्हारा नाम होना चाहिए गली गली में। अब सुहेल जी प्यारे बच्चे, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? आप मुझे एक बार प्लीज बता दें, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाएं प्लीज बेटा, मैं तो धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ चीजों को, मैं कहाँ तेज तेज पढ़ा रही हूँ, मैं तो एकदम आराम से पढ़ा रही हूँ। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति बनाता है। मान लो ये क्या है? पादपों की कोशिका है, तो इसके चारों तरफ ये जो मैं पिंक कलर का बना रही हूँ, ये है कोशिका भित्ति। तो ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ऐसा समझो जब आप खीरा खाओगे, खीरे का छिलका उतारोगे, तो वो छिलका क्या है? वो सेल्यूलोज का ही बना हुआ है, खीरे का छिलका, ठीक है। दूसरा है काइटिन। काइटिन क्या करता है? सेल, दूसरा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण काइटिन है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनाता है। कवक क्या होते हैं? चलो दिखाती हूँ तुम्हें, मशरूम का फोटो दिखाती हूँ। मशरूम जो होता है, तो जो मशरूम है प्यारे बच्चे, देखो तुमने देखा भी होगा कई बार ये, और कई बार तुमने खाया भी होगा। देखो ऐसे ऐसे देखे होंगे ना तुमने, बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम आएगा, जगह जगह कूड़े के ढेर पर ये तुम्हें उगे मिलेंगे। ये होते हैं कवक। लकड़ी के ऊपर भी उग जाते हैं, कूड़े के ढेर में उग जाते हैं, घास में उग जाते हैं, ये कवक होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है, यानी ये जो बने हुए हैं, ये भी काइटिन के बने हुए हैं, ठीक है। और जितने भी मच्छर मक्खी कॉकरोच देखते हो, ये भी काइटिन के ही बने होते हैं, ठीक। अगला है पैक्टीन। तो पैक्टीन फलों का पका हुआ भाग है, इसी से हम जैम और जेली बनाते हैं। आ जाओ चौथे नंबर पर चल रहे हैं भाई एग्जाम्पल के तौर पर। चौथा नंबर का एग्जाम्पल, चौथे नंबर का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। चौथे नंबर का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैम? ग्लाइकोजन।
तो ये जंतुओं के अंदर बनता है, हमारे अंदर बन रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हो जंतु शरीर में संचित ऊर्जा। जंतु शरीर में, जंतु शरीर में संचित ऊर्जा, ये है भाई जंतु शरीर में संचित ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट, तो सॉरी इन एनिमल, क्योंकि जंतु है ना, तो जंतुओं के पास बेटा, हमारे पास, जैसे आज निर्जला एकादशी है, बहुत से लोगों ने व्रत रखा हुआ होगा, ठीक है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया होगा, तो क्या वो मर गए? क्या नहीं मरे भैया, फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर एनर्जी है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? खाना तो आज उन्होंने खाया नहीं, फिर उनमें एनर्जी कहाँ से आई? तो ये ग्लाइकोजन से ही उनको एनर्जी मिली। जब भी हम खाना खाते हैं, उससे जो 100% एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हमेशा हमारे लीवर में और हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। और जब कभी किसी दिन हमें खाना नहीं मिलता, तो यही ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में चेंज होकर हमें एनर्जी देता है। तो प्यारे बच्चे, ये ग्लाइकोजन भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ये ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? जंतु शरीर में संचित ऊर्जा। पेपर में पूछेगा कि जंतुओं के शरीर में संचित ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, या जंतुओं में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में। तो आप जितने भी लोगों के शरीर में जिनका भी व्रत है, वो चल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसी से आ रही है, ग्लाइकोजन से। यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, दो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस। लिख लो, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस। भाई आपके शरीर में क्या रहा? आपने खाना खाया, खाने से बनी ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। तो जब आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो गई, जो ग्लूकोज है बेटा वो ग्लाइकोजन में चेंज हो गई। अब ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर एनर्जी, ठीक है, ग्लाइकोजन। इसको ऐसे समझो, जैसे भाई आपके घर में बना पनीर या कोई भी सब्जी बनी आपकी फेवरेट, आपने, आपकी मम्मी ने बनाया पनीर, आपने पनीर खा लिया, अब थोड़ा पनीर बच गया, उसको आपने फ्रिज में स्टोर कर कर रख दिया। अब आपको सुबह, आपने रात को खाया था पनीर, अब सुबह उठे तो आपको फिर भूख लगी, आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, आपने फिर वो जाकर पनीर खा लिया, तो बचा हुआ पनीर आपने स्टोर कर कर रख दिया ना फ्रिज में। हाँ, वैसे ही हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जितनी जरूरत है हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जो अतिरिक्त ग्लूकोज बना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में रखा रहता है, स्टोर हो गया। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी लेंगे। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, या ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रक्रिया आपको पूछी जाती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब क्या होते हैं? ये आपको पूछे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक भाई, बताओ जल्दी से। अच्छा, मेरा सारा मेकअप गर्मी की वजह से उतर गया भैया, मैंने मेकअप किया ही नहीं था, तो उतरेगा कहाँ से? आओ आगे बात करते हैं। अब पांचवें एग्जाम्पल की बात करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है स्टार्च। पांचवा एग्जाम्पल है भाई स्टार्च, जिसको बोलते हैं मंड, ठीक है, मंड। ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टार्च है ना, ये पादपों में संचित ऊर्जा है। ग्लाइकोजन तो जंतु शरीर में संचित ऊर्जा थी, ये पादपों में है। पादप भी ऐसा ही करते हैं भाई, मान लो धूप नहीं निकली, धूप नहीं निकली तो पौधे ने खाना कहाँ से बनाया? तो ये उनके शरीर में भी जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है। तो ये क्या है? पादप शरीर में संचित ऊर्जा, पादप शरीर में संचित ऊर्जा, पादप शरीर में संचित ऊर्जा। तो पौधों के अंदर जो अतिरिक्त वो होती है ग्लूकोज या एनर्जी, वो स्टार्च के रूप में होती है। पादप शरीर में संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट,
स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो एक बात और याद रखना, एक और प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, ये हमारे शरीर में कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे शरीर में दो जगह इकट्ठा हो रहा है ग्लाइकोजन। एक तो हमारे लीवर में जाकर इकट्ठा हो रहा है और दूसरा हमारी मसल्स में, दूसरा हमारी मसल्स में, हमारे यकृत में और बेटा हमारी पेशी में जाकर ये जमा हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, पौधों के अंदर। तो आप बताओगे ये पौधों में कई जगह होता है। ये पौधों के अंदर पत्तियों में भी हो सकता है जमा, पत्तियां लीफ में भी हो सकता है, जड़ों में भी हो सकता है बेटा, रूट्स में, और पौधों के अंदर ये बीज में भी हो सकता है, जो सीड होता है बीज, सीड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी जगह होता है। समझ में आ गई बात, दोनों में अंतर समझ में आ गया। पनीर सुनते मुंह में पानी आ गया हो। हाँ, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, तो दो जगह, हमारे लीवर में और हमारी पेशी में। ठीक, आगे बात करें तो ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड भी, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया कंप्लीट, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया भैया कंप्लीट। मैम बहुत गर्मी है ना, हाँ बेटा 43 और 45 की पारी है जो पारा है। आ जाओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। हाँ आज ईद भी है ना, हाँ तो सभी बच्चों को ईद ईद भी मुबारक हो। आओ भाई आगे बात करते हैं, अब हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सेल। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ खत्म, अगले टॉपिक पर पहुंचे हम जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं प्रश्न न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो अब ये आपने कर लिया है, इतने ही यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलो। नहीं प्यारे बच्चे, मैं पहले करती थी अब नहीं करती हूँ, मैं निर्जला उपवास। ऐसी हालत में निर्जला उपवास हो रहा है, जब मैं नहीं पढ़ाती थी फ्री रहती थी तब करती थी, क्योंकि तब मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी थी। अब मेरे अंदर ग्लाइकोजन कम बन रहा है, इसीलिए हम मुझमें वो शक्ति नहीं है कि निर्जला व्रत तो छोड़ो मैं कोई भी व्रत रख सकूं। करवा चौथ का व्रत रखती हूँ बस पूरे साल में मैं। आ जाओ अब आगे बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि मैम कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका का अध्ययन। तो जब हम कोशिका के अध्ययन की बात करते हैं, सेल की स्टडी की बात करते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा मैम कोशिका होती क्या है, तो अगर मैं आपके शरीर की बात करूं, आपके शरीर की छोड़ो, इस संसार में जो भी सजीव है प्यारे बच्चे, चाहे वो एक छोटी सी चैटी हो, चाहे एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपको दिखाई भी नहीं देता, माइक्रोस्कोप से जो आपको एक बैक्टीरिया दिखाई देता है, चाहे मैं उसकी बात करूं, चाहे हाथी की बात करूं, चाहे वेल की बात करूं, चाहे कितने छोटे से छोटे जीव की बात करूं, यानी कि इस संसार में जितने भी सजीव हैं वो सब मिलकर बने हैं कोशिका से, यानी सबको बनाया है कोशिका ने। हमारे अंदर भी कोशिका है बेटा, हमें भी कोशिका ने बनाया है। तो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई वही होती है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है, आप लोग लिख सकते हो भाई, सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब हमारे शरीर में सबसे कोई भी सजीव है उसके अंदर जो सबसे छोटी से छोटी चीज है ना वही है कोशिका, उसी ने मिलकर उस व्यक्ति को, उस जीव को बनाया है प्यारे बच्चे। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई यही होता है भाई कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी। किसी भी सजीव, किसी भी लिविंग्स बॉडी, सजीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही होती है कोशिका। जैसे एक घर बनाते हैं तो उस घर में सबसे छोटी चीज ईंट लगाते हैं, एक ईंट दूसरी ईंट, ऐसे हजारों ईंट लगती हैं घर को बनाने में। वैसे ही आपके शरीर में भी अरबों कोशिकाएं हैं प्यारे बच्चों। तो आपका पूरा शरीर बनाया है किसने,
कोशिका ने। हाँ जी, मच्छर में भी प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ हाँ भी, हाँ पूरी, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। तो वो भी किसने बनाया है? मच्छर ने ही बनाया है। मतलब मच्छर के अंदर भी क्या है? कोशिका ही है। गर्मी से मेरा दिमाग हो सकता है घूम भी जाए, मैं कुछ का कुछ भी बोल सकती हूँ, तो तुम सावधान रहना, ठीक है। समझ में आ गई ना? हाँ, तो सेल क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी। आगे बात करते हैं मैम, कोशिका को किसने खोजा? कोशिका की खोज किसने करी थी? तो प्यारे बच्चे, खोज की अगर बात करेंगे तो कोशिका की खोज, आपको दो चीजें याद रखनी है कोशिका की खोज से संबंधित। कौन कौन सी? एक, कोशिकाएं दो बार खोजी गई प्यारे बच्चे। कोशिका की खोज दो बार करी गई। कैसे कैसे? एक बार तो जीवित कोशिका खोजी गई और एक बार मृत कोशिका खोजी गई। आपको पूछेगा कि कब जीवित कोशिका खोजी गई और कब मृत कोशिका खोजी गई। तो पहले खोजी गई थी मृत कोशिका। तो भाई आइए बात करते हैं पहले कि मृत कोशिका की खोज कब हुई। पेपर में पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने करी थी और कब करी थी। मृत कोशिका यानी कि डेड सेल, ठीक है, डेड सेल। डेड सेल किसने खोजी? तो आप बताएंगे 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने करी थी प्यारे बच्चे मृत कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी कब? 1665 में, ठीक है। तो प्रश्न कभी भी बने पेपर में कि मृत कोशिका की खोज कब और किसने करी थी, तो सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई थी 1665 में, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अब पूछेगा कि मैम जीवित कोशिका की, फिर मृत कोशिका खोजी गई तो जीवित कोशिका भी खोजी गई क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो आपसे पूछे कि बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे कि जीवित कोशिका जो थी, जो कि लिविंग सेल थी, जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने करी थी। कब? 1674 में। तो 1674 में ल्यूवेनहॉक जी ने, किसने प्यारे बच्चे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? जीवित कोशिका की खोज करी थी। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। समझ में आई बात? अब सीधा सीधा पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि भाई मृत कोशिका को किसने खोजा था, कब खोजा था, जीवित कोशिका को किसने खोजा था, कब खोजा था। लेकिन ये पूछ ले कि किसमें खोजा था, भाई मृत कोशिका कैसे खोजी थी, किसमें खोजी थी, जीवित कोशिका किसमें खोजी थी। चलिए आइए अब ये बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अब आगे बात करें, चलो भाई। रॉबर्ट ब्राउन ने तो प्यारे बच्चे केंद्रक को खोजा था, कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं इनको, कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं, ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको, फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैम इन्होंने कौन सी कोशिका खोजी थी? मृत कोशिका, अभी अभी बताया। तो कौन सी, किसमें खोजी थी? तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज कॉर्क में की थी, कॉर्क में की, ठीक है। तो कॉर्क में क्या की थी? खोज किसकी? कोशिका की, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज जो इन्होंने की थी वो किसमें की थी? कॉर्क, कॉर्क में की थी प्यारे बच्चे। कॉर्क क्या होता है? तो कभी भी पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसमें करी गई थी, आप बताएंगे कॉर्क में करी थी, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क होता है लकड़ी का एक छोटा सा पीस, ठीक है, लकड़ी का एक छोटा सा पीस, या एक जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना, उस तरीके की एक संरचना। तो या तो आप ऐसा समझ लो कि ये है कॉर्क, ठीक है, ये है कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क या लकड़ी, लकड़ी का एक छोटा सा पीस लिया
उसके अंदर जब उस लकड़ी के पीस को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो इन्हें वहां पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं नजर आई। ऐसे ऐसे इन्हें मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे इस कॉर्क के टुकड़े के अंदर ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं नजर आई ये। तो जब इन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना को देखा तो इनके मुंह से निकल गया सैला, इनके मुंह से निकल गया सैला, और सैला से ही बन गया सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी कॉर्क के अंदर। ठीक है, अब ये जो कॉर्क की कोशिकाएं होती हैं ना, इन पर सुबेरीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये जो मैं ऐसा समझ लो ग्रीन ग्रीन बना रही हूँ, ये है सुबेरीन, सुबेरीन। तो ये भी पेपर में आता है कि कॉर्क कोशिकाओं के ऊपर कौन सा पदार्थ होता है, तो बताएंगे सुबेरीन पाया जाता है। ठीक है, इन पर क्या पाया जाता है? सुबेरीन पाया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सुबेरीन नामक पदार्थ पाया जाता है कॉर्क कोशिकाओं के अंदर। ठीक, क्लियर? चलें अब आगे। चलो, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बताओ भाई। HCM हो जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा, BSF SCM। नीतीश का क्या क्वेश्चन है भैया? नीतीश आपका क्वेश्चन दिखेगा तो मैं जवाब भी दूंगी। आपका क्वेश्चन ये अटपटांग है बेटा, AC क्यों नहीं चल रहा? मैंने पहले ही बोल दिया कि आज AC में कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ फॉल्ट हो गया है AC में, इलेक्ट्रीशियन के पास टाइम नहीं है, वो शाम तक आएगा इसलिए। ठीक है, हाँ अब आ जाओ, बात करते हैं कि ल्यूवेन हॉग जी ने जीवित कोशिका की खोज किस में करी थी। तो आप बताएंगे तालाब के अंदर। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ, तालाब के अंदर करी थी इन्होंने। स्पाइरोगायरा एक शैवाल थी, तालाब में स्पाइरोगायरा एक शैवाल थी। ठीक है, तालाब में, शैवाल में की थी। तो तालाब के अंदर शैवाल थी, उसके अंदर इन्होंने किसकी खोज करी भाई? आप बताएंगे जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, पोंड वाटर के अंदर, पोंड वाटर, तो तालाब के पानी में जीवित कोशिका को खोजा था ल्यूवेन हॉग जी। समझ में आ गई बात? तालाब के पानी में। ठीक, चले आगे की तरफ। चलिए आइए, अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो कोशिका होती हैं, सबसे बड़ी कोशिका इस संसार में किसकी है और सबसे छोटी कोशिका इस संसार में किसकी है? आओ भाई बात करते हैं संसार में सबसे बड़ी कोशिका, संसार में सबसे बड़ी कोशिका, संसार में सबसे बड़ी कोशिका, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? बिगेस्ट सेल। ठीक है, बात करते हैं बिगेस्ट सेल की। संसार में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, ऑस्ट्रिच सेल एग, ऑस्ट्रिच एग सेल, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग देखा है, ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, भागता है ये बहुत तेज, उड़ता नहीं है, इसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हम लोग बात करते हैं संसार में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, संसार में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो संसार में सबसे छोटी कोशिका जो है स्मॉलेस्ट सेल, तो भाई इस संसार में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी है? आप बताएंगे जीवाणु की है। किसकी है प्यारे बच्चे? एक जीवाणु की, एक जीवाणु है जिसकी कोशिका संसार में सबसे छोटी है। मैम ये जीवाणु कौन सा है? जीवाणु तो बहुत सारे हैं, जीवाणु कौन सा है जिसकी कोशिका सबसे छोटी है? तो भाई उस जीवाणु का नाम भी याद रखोगे। तो संसार में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की है और जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जेली, जेली स्पेक्ट्रम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, ये क्या है? जीवाणु का नाम है ये, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी याद कर लोगे ना, काफी है।
माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम, जेली स्पेक्ट्रम। तो ये है माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम। किसका नाम? ये है भाई बैक्टीरिया का नाम। इस बैक्टीरिया की कोशिका पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका है। मैं एक घूंट पानी पी लूं। हाँ भाई, तो माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसकी कोशिका सबसे छोटी है इस संसार में। इस माइकोप्लाज्मा के ना बहुत सारे नाम है प्यारे बच्चे। इस माइकोप्लाज्मा को कई नामों से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम है इसके? तो इस माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं पीपीएलओ। पहला नाम है इसका पीपीएलओ। क्या नाम है प्यारे बच्चे इसका? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में भी लिखते हैं प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म या जीव। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ये। ठीक, तो इसका जो माइकोप्लाज्मा है इसी का नाम है बेटा पीपीएलओ। एक और नाम है इसका, क्या मैडम जी? इसका एक और नाम है, यहाँ लिख रही हूँ एमएलओ। इसका एक और नाम है एमएलओ। तो पेपर में आता है कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे कैमरा हिला था अभी? तुम्हें भी लगा क्या, या मुझे चक्कर आने शुरू हो चुके हैं? हाँ बच्चों, तुम्हें भी लगा था क्या कैमरा हिल रहा है? चलो तो इसके बारे में सुनो। तो प्यारे बच्चे, ये जो प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये इसके दो नाम हो रहे हैं पीपीएलओ। तो ये कई बार पीपीएलओ के नाम से भी आता है पेपर में। और दूसरा है भाई एमएलओ। दूसरा नाम क्या है इसका? एमएलओ। ये जो एमएलओ है ना, ये आपको इसकी भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एमएलओ की फुल फॉर्म होती है मोलिक्यूल, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। अणु के समान जीव, अणु मोलिक्यूल होते हैं अणु, अणु के समान। ठीक है, को कहते हैं अणु के समान जीव। तो ये दोनों नाम किसके हैं प्यारे बच्चे? माइकोप्लाज्मा के। क्योंकि अणु सबसे छोटी इकाई है इस पूरे संसार में, अणु के समान इसको माना गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बात करेंगे अब हम लोग। ठीक, चलिए, तो अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका किस। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानव शरीर की, और ये सबसे लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। अब बात करते हैं भाई ह्यूमन बॉडी की, ये लास्ट है। ठीक है, चलो, तो अब अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है? तो हमारे शरीर की छोटी कोशिका, मानव शरीर की छोटी कोशिका कौन सी है? तो अब यहाँ पर दो चीजें आपको पढ़नी है। एक तो बताओगे ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है? आपके दिमाग का एक भाग है। तो सेरिबेलम के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। नई एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है आजकल, ग्रैन्यूल्स ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के ग्रैन्यूल। ठीक है,
ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने नुमा संरचना। तो सेरिबेलम जो आपके दिमाग का एक भाग है, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सबसे छोटी कोशिकाएं मानी गई हैं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर पेपर में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको ही करके आना, अगर पेपर में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा शुक्राणु कोशिका, दूसरा ऑप्शन मिलेगा शुक्राणु कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो मानी गई है वो है ग्रेन्यूल सेल्स या फिर स्पर्म सेल। अगर ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेपर में। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिलते भी हैं तो आप लोग फिर इसको ही लगा के आओगे ग्रेन्यूल सेल को, ठीक है। वैसे तो ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया जाता, यही ज्यादातर दिया जाता है और यही अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो उसमें ये वाला पॉइंट भी दिया हुआ है कि सेरिबेलम की ग्रेन्यूल कोशिकाएं जो होती हैं ये सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बिगेस्ट सेल कौन सी है हमारे शरीर की, तो बिगेस्ट सेल है प्यारे बच्चे अंडाणु कोशिका, ठीक है। आप बताएंगे अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर। ओवम सेल, ठीक है, ओवम सेल, क्लियर। चलो भाई, हाँ जी टाइम हो चला है, कोई ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट आ रहे हैं। तो भाई चलिए, अब बहुत हिम्मत कर ली हमने, ठीक है। हाँ, सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी एक बच्चे का सजेशन है, गर्मी बहुत है तो आप अपने घर के बाहर किसी भी पोट या बर्तन में पानी रख सकते हैं जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए, जिससे उनकी पानी की कमी से मृत्यु ना हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तालाब वगैरह सब सूख चुके हैं बेसिकली। तो आप अपनी छतों पर या अपने घर के बाहर कुछ बाल्टी में, टब में या कोई बर्तन में पानी रख सकते हैं उनके लिए, ठीक है। चले भाई, चलो तो अब टाइम हो चला है, अब चलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। मेरा तो सारा पानी आज निचुड़ ही चुका है पूरी तरीके से। तो चलिए भी प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।